हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फाइनेंशियल ईयर 23-24 फर्स्ट ईयर है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर्स के रिलेटेड बहुत सतर्क हो गया है और काफ़ी नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है टैक्स पेयर्स को कि कैसे उनको फॉरेन एसेट डिस्क्लोज करना है, फॉरेन इनकम डिस्क्लोज करना है और वो कैसे रिलीफ ले सकते हैं। टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स भी आ रहे हैं मेल पे। जुलाई से पहले भी जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी उसमें भी बताया गया था कि आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आपके कोई भी फॉरेन एसेट है तो आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है। तो कई लोगों ने डिस्क्लोज भी किया बट कई लोगों से मिस आउट भी हो गया, वो डिस्क्लोज नहीं कर पाए। तो अब उन लोगों के पास रिमाइंडर्स आ रहे हैं कि आपने फॉरेन एसेट डिस्क्लोज नहीं किया है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, 31 दिसंबर तक का आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई मेल आया है, वो मैं नोटिस नहीं कहूंगी, वो कोई नोटिस नहीं है, बट वो अगर आपको मेल आया है तो आपको भी अपना रिटर्न रिवाइज कर लेना चाहिए। आपके पास अगर कोई फॉरेन एसेट है, वैसे अगर आपके पास फॉरेन एसेट है तभी आपके पास ये मेल आया होगा। Reporting of foreign asset and foreign income in income tax return of assessment year 24-25. As part of ongoing collaborative effort to ensure compliance with tax regulation, we have received information concerning foreign asset and income from the USA, such as bank account, interest, dividend, etc., that may be associated with you. Our records show that schedule foreign asset has not been filled in your return for assessment year 24-25। दैट मीन्स यूएसए की रिपोर्टिंग द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, दो रिपोर्टिंग एजेंसी है, सीआरएस एंड फटका। इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी ये एजेंसीज क्या है और कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं बिटवीन दी कंट्रीज। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास यूएस से रिलेटेड उनके पास इंफॉर्मेशन आई है कि यूएस में आपका बैंक अकाउंट है, उसमें इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, एक्सेट्रा है। और जब आपने रिटर्न अपनी फाइल की है तो उसमें कोई भी फॉरेन एसेट शेड्यूल नहीं फाइल किया है। Under the provision of Income Tax Act 1961, taxpayers are required to disclose their foreign asset and income in their income tax return. Any non-disclosure of foreign income or asset may cause initiation of proceeding for assessment, imposition of penalties, and or for prosecution under the Black Money, Undisclosed Foreign Income and Asset and Imposition of Tax Act 2015। तो अगर आपने नहीं डिस्क्लोज किया फॉरेन एसेट एंड इनकम तो ये नॉन डिस्क्लोजर माना जाएगा। नॉन डिस्क्लोजर आप कर रहे हैं फॉरेन इनकम एंड एसेट की, उसको आप असेसमेंट इनिशिएट करने के प्रोसीजर समझ सकते हैं कि आप इनिशिएट कर रहे हैं एक प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट, और पेनल्टी भी इम्पोज होगी और साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन अंडर ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। Accuracy in reporting for tax purpose is important. We urge you to review and revise your income tax return to ensure it reflects all relevant information, including any foreign asset or income you may have held or earned during the relevant financial year. Due date for filing revised return of income for assessment year 24-25 is 31st December 2024। Enhancing tax transparency on foreign asset and income understanding CRS and FTCA। तो अगर आपको ये मेल रिसीव हुआ है तो इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये डॉक्यूमेंट है इन्हांसिंग टैक्स ट्रांसपेरेंसी ऑन फॉरेन एसेट एंड इनकम अंडरस्टैंडिंग CRS एंड एफ FATCA फटका। पर्पस क्या है इन दोनों का? तो इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी टैक्स ट्रांसपेरेंसी रहे, बिटवीन दी कंट्रीज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो पाए। जब कोई फॉरेन रेसिडेंट जहां पर भी टैक्स जूरिडिक्शन उसका आ रहा है वहां वो प्रॉपरली रिटर्न फाइल करे और डिस्क्लोजर करे, सो दैट जो टैक्स जूरिडिक्शन है वो अदर जूरिडिक्शन से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करे और फिर इन अ होल सोल पता चले कि क्या इनकम थी इस पर्सन की, इसने कहाँ टैक्स दिया है और कितना टैक्स बेनिफिट लिया है। In this globalized economy, tax transparency and compliance has become prominent to ensure that taxpayer disclose their global income and asset accurately। जो global income है, अब क्या है, लोग एक कंट्री तक सीमित नहीं रहे हैं इनकम कमाने से रिलेटेड। एक कंट्री में तो कमाते हैं, साथ में बहुत सारी कंपनी है जहाँ पर इनकम कमा रहे हैं। इसी के कारण क्या है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट कर रही है कंट्री, सो दैट जब आप रेसिडेंट हो किसी एक कंट्री में और आपने वहाँ टैक्स पे किया है तो
जहां पर आप रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, उस कंट्री में जितना भी आपने इनकम कमाई है वहां पर आपको सिर्फ उसी इनकम पे टैक्स देना है। बट जहां आप रेसिडेंट बन जाते हैं तो रेसिडेंट में आपको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है। तो इस कारण क्या है, डबल टैक्सेशन हो रहा है। एक तो क्या है, आप जिस कंट्री में नॉन रेसिडेंट है वहां पर भी टैक्स दे दिया, जहां रेसिडेंट है उस इनकम पे भी टैक्स देना पड़ रहा है जहां पर आप नॉन रेसिडेंट थे। तो इस कारण क्या है, वहां तो टैक्स दे दिया, साथ में रेसिडेंट कंट्री में भी टैक्स दे रहे हैं। तो अब ये एग्रीमेंट जब आप देखेंगे TTAA, तो रेसिडेंट कंपनी क्या है, बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जो भी आपने टैक्स पे किया है उन कंट्रीज में जहां पर आप नॉन रेसिडेंट है, वो टैक्स का बेनिफिट आपको रेसिडेंट कंट्री में मिल जाएगा। द कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड CRS एंड फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड CRS में स्टैंडर्ड्स दिए गए, कैसे आपको रिपोर्ट करना है अपनी ग्लोबल इनकम एंड एसेट। एंड फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट क्या है, ये यहाँ पर आपको टैक्स कंप्लायंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ये दोनों ही इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है डिजाइन टू कॉम्बैट टैक्स इवेजन बाय इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कॉपरेशन अमंग टैक्स अथॉरिटी वर्ल्ड वाइड। इन दोनों के कारण ही जो, जैसे US की जो टैक्स अथॉरिटी है वो इंडियन टैक्स अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती है, वैसे ही सिंगापुर टैक्स अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती है वेरियस कंट्रीज से। CRS is an initiative of the OECD requiring financial institution to report information about financial accounts held by foreign resident to their respective tax jurisdiction। यहाँ पर क्या है, यहाँ किसके ऊपर CRS में किसके ऊपर रिपोर्टिंग की इंफॉर्मेशन दी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो रिपोर्ट करते हैं जो भी वेरियस अकाउंट्स फॉरेन रेसिडेंट ने हेल्ड किया है टू देयर टैक्स जुरिडिक्शन। अब मैं इंडिया की लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो इंडिया में AIR होता है। EIR मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल बैंक, बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कोई कैश डिपॉजिट करता है 10 लाख से अबव, या कैश विड्रॉ करता है, तो उनको जानकारी देनी रहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वैसे ही मैं रजिस्ट्रार की बात करूं, तो रजिस्ट्रार के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब 30 लाख के ऊपर कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म की जाती है थ्रू AIR। SFT ट्रांजैक्शन वाले जो फॉर्म्स होते हैं 6061, वो यही फॉर्म्स होते हैं इंडिया में। क्रेडिट कार्ड एजेंसी की बात करें तो क्रेडिट कार्ड अगर आपका 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। फॉरेन ट्रैवल आपने किया है तो जो हमारे टूर एंड पैकेजेस होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इतना पर्सन ने फॉरेन ट्रैवल में खर्चा किया है। म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड की खरीदी करते बेचते हैं, कोई स्टॉक शेयर्स खरीदते बेचते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंची जाती है। तो ये एक मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ इंडिया से रिलेटेड, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिपोर्ट करना पड़ता है देयर वेरियस फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ देयर रेसिडेंट टू टैक्स जुरिडिक्शन। अब ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है फॉरेन अदर जुरिडिक्शन से। दिस इंफॉर्मेशन इज देन एक्सचेंज विद अदर जुरिडिक्शन एनुअली। सिमिलरली FATCA enact by the United States mandates foreign financial institution to report accounts held by US taxpayer to the IRS। FFIs जो है उनको रिपोर्ट करना पड़ता है जितने भी अकाउंट्स US अकाउंट्स है टैक्स पेयर द्वारा हेल्ड किए गए हैं, वो IRS में रिपोर्ट करते हैं। IRS को US जो रिटर्न है, रेवेन्यू से रिलेटेड जो रिटर्न फाइल होती है, वहां पर रिपोर्टिंग होती है और फिर क्रॉस वेरीफाई होता है। तो ये काम है CRS और FATCA का। अब जब US टैक्स पेयर के अकाउंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं IRS को, तो IRS इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है इंडिया से। Under CRS and FATCA, India receives detailed information about financial account held by its resident in foreign jurisdiction। तो जो फॉरेन jurisdiction में आपने अकाउंट हेल्ड किए हैं फॉर ऑल दी रेसिडेंट इन इंडिया, वो इंफॉर्मेशन इंडिया को प्राप्त होती है अंडर CRS एंड FATCA। क्या इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंट होल्डर्स नेम, एड्रेस, टैक्स
टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अकाउंट नंबर क्या है, बैलेंस क्या है, इनकम डिटेल एज इंटरेस्ट डिविडेंड एंड अदर प्रोसीजर। तो बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुकी है। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू नो ग्लोबल इनकम ऑफ इट्स resident taxpayer and to identify taxpayer who may not have disclosed their foreign asset and income। तो इसी वजह से आप लोगों को मेल रिसीव हो रहे हैं। अगर आपको मेल रिसीव हुए हैं तो इट्स बेटर टू रिवाइज योर रिटर्न एंड डिस्क्लोज योर फॉरेन एसेट एंड इनकम प्रॉपरली। अभी भी समय है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर इंडियन लॉ, इंडिया में क्या आपको डिस्क्लोज करना है, अब हम बात करते हैं। आपको ये मेल रिसीव हो गया है, अब आपको क्या करना है, आईटीआर अपनी उठानी है। उसमें आपको 3 शेड्यूल का ध्यान रखना है। एक है शेड्यूल एफए फॉरेन एसेट, दूसरा है एफएसआई फॉरेन सोर्स इनकम, एंड थर्ड है शेड्यूल टीआर टैक्स रिलीफ। इन्हीं तीनों का खेल है आईटीआर में। ये शेड्यूल आपको आईटीआर 2 में मिलेगा, आईटीआर 3 में मिलेगा। Failure to disclose foreign assets and income can attract stringent penalties and prosecution under the Black Money and Imposition of Tax Act 2015। It is crucial for taxpayer to comply with these regulations to avoid legal consequences। तो भैया ब्लैक मनी एक्ट से बचना है तो आप डिस्क्लोज कर दीजिए, वरना अच्छी खासी 10 लाख तक की पेनल्टी है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स रिटर्न, क्या है ये बेनिफिट आप जब टैक्स रिटर्न में बताएंगे। एक तो क्या है, गुड गवर्नेंस माना जाता है, कंप्लायंस माना जाता है कि आप जो एक्ट के प्रोविजन है उसको कंप्लाई कर रहे हो एज अ गुड सिटीजन। फिर है लीगल सिक्योरिटी, आप अगर जब फॉरेन एसेट फुल डिस्क्लोज करते हैं तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, तो आप लीगली सिक्योर्ड हो। आप प्रॉपर तरीके से टैक्स रिलीफ क्लेम कर सकते हो, जो भी टैक्स आपने फॉरेन में पे किया है तो प्रॉपरली आप जब रिटर्न में फाइल करेंगे तो ही आप डिस्क्लोज कर पाएंगे। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट, आप जब प्रॉपरली टैक्स पे करोगे तो आप कंट्रीब्यूट ही कर रहे हो फॉर नेशनल डेवलपमेंट। अब क्या है अपॉर्चुनिटी, आपको ये मेल रिसीव हुआ है तो आपको क्या करना है, फटाफट से रिवाइज करना है रिटर्न। रिवाइज करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2024, बट ये किस साल के लिए है, वो है असेसमेंट ईयर 24-25। By filing a revised return, you can ensure complete and accurate disclosure of all foreign asset and income, avoid penalties and legal consequences, avail any eligible tax relief। ये 3 चीजें आप कर सकते हो, पेनल्टी नहीं लगेगी, रिलीफ क्लेम कर सकते हो और सही तरीके से आप फॉरेन एसेट डिस्क्लोज कर सकते हो। कंक्लूजन हम देखते हैं, कंक्लूजन यही है कि आपको रिपोर्ट करना है। एफएसआई की बात करें, शेड्यूल एफएसआई, तो इसके लिए भी मैंने डिटेल में अपना वीडियो बनाया है, ईच एंड एवरी ड्रॉप डाउन क्या है। जब हम एस एफएसआई की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बतानी है। जो भी इनकम आपने अर्न करी है वो सैलरी से रिलेटेड हो, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट भी कवर होगा, डिविडेंड भी कवर होगा। जब आप जाते हैं तो वहां पर टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगता है। अगर आपके पास है उस कंट्री से रिलेटेड जहां पर आपने ये इनकम अर्न की है तो आप टिन नंबर डालें, नहीं है तो पासपोर्ट नंबर डाल दें। फिर आपको यहाँ पर क्या है, जब आप DTAA रिलीफ क्लेम करें तो आपको एक फॉर्म 67 भी फाइल करना होगा टू क्लेम दैट क्रेडिट। शेड्यूल टीआर की बात करें तो ये टैक्स रिलीफ से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको कंपैरिजन बताना पड़ता है कि इंडिया में उस इनकम पे कितना टैक्स बन रहा है, फॉरेन में आपका टैक्स कितना है, और जो भी विच एवर इज लेस वो आपको रिलीफ में मिल जाएगा। शेड्यूल एफए की बात करें तो यहाँ पर टेबल नंबर A1 से लेके जी तक के डिटेल्स कवर होते हैं। एसेट इतने प्रकार के हैं जो आप फॉरेन में होल्ड करेंगे। ये किसको फाइल करना है, इफ यू आर अ रेसिडेंट इन इंडिया यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल ऑफ एनी फॉरेन एसेट एक्सेट्रा इन दिस शेड्यूल। दिस शेड्यूल नॉट बी फिल्ड अप इफ यू आर नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो आप NOR है या NR है, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो आपको ये शेड्यूल फिल नहीं करना है। ना ही आपको एफएसआई फिल करना है, ना ही आपको टीआर फिल करना है। ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को फिल करना है। टेबल A1 है वो फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट से रिलेटेड है। आपके पास कोई भी एफडीज वगैरह है, डिटेल्स हैं फॉरेन में, तो वो यहाँ पर कवर होगी। A2 में आपको फॉरेन कस्टोडियन अकाउंट, डीमैट अकाउंट एंड ऑल बतानी है। A3 में जो भी फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट आपने होल्ड करके रखा है, आपके पास यूएस शेयर्स हैं तो आपको A3 में बताना है। A4 में आपको फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी इंश्योरेंस आपने लेके रखा है फॉरेन में तो आपको A4 में डिस्क्लोज करना है।
टेबल बी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी आउटसाइड इंडिया, कोई भी एंटिटी आउटसाइड इंडिया है उसमें आपका कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, आपको वो टेबल बी में डिस्क्लोज करना है। टेबल सी में इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड डिटेल डिस्क्लोज करनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको डिटेल डिस्क्लोज डिस्क्लोज करनी है। टेबल डी में एनी अदर कैपिटल एसेट आउटसाइड इंडिया, कोई भी कैपिटल एसेट है इसके अलावा जो हमने ऊपर देखे वो आपको टेबल सी में डिस्क्लोज करना है, सॉरी टेबल डी में डिस्क्लोज करना है। टेबल ई में आपको एनी अदर अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन विच यू आर अ साइनिंग अथॉरिटी, अभी तक हमने जो देखा वो आपके लीगल ओनर से रिलेटेड थे, बट आपके पास कोई आपको आप बस साइनिंग अथॉरिटी है कोई भी अकाउंट में, तो वो आपको टेबल ई में बताना है। टेबल ए वन से लेके जो टेबल डी तक के थे वो आप उसमें लीगल ओनर थे, बेनिफिशियल ओनर थे, बट टेबल ई की बात करें तो आप उसमें सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, लीगल ओनर नहीं है। टेबल एफ में आपको ट्रस्ट से रिलेटेड बताना है, कोई भी ट्रस्ट है जो कि आउटसाइड इंडिया क्रिएट हुई है इन विच यू आर अ ट्रस्टी, अ बेनिफिशियरी और अ सेटलर, ट्रस्ट की डिटेल जाएगी टेबल एफ में। जी में जाएगी एनी अदर इनकम डिराइव फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स विच इज नॉट रिपोर्टेड इन टेबल A1 to F। यहाँ ध्यान रखिए इसमें आपको इनकम से रिलेटेड डिटेल बतानी है। बेनिफिशियल ओनर से रिलेटेड भी काफी डाउट होता है लोगों को, बेनिफिशियल ओनर कौन होते हैं? तो बेनिफिशियल ओनर वो हैं जिन जिन पर्सन ने अपना पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगाया है, और वो ही उस जो एसेट है उससे जो बेनिफिट होगा वो ही उसको इंजॉय करेंगे, इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट भी वो ही इंजॉय करेंगे, वो होते हैं बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियरी कौन होते हैं? बेनिफिशियरी वो होते हैं वो इंडिविजुअल जो कि बेनिफिट एंजॉय करेंगे बट उनने पैसा नहीं लगाया हुआ है। तो अगर आप लीगल ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर दोनों हैं तो आप क्या फिल करेंगे? लीगल ओनर ही फिल करेंगे एफए शेड्यूल में। तो यहाँ पर डिटेल बताया है टेबल A1 में क्या क्या चीजें हैं, पीक बैलेंस एंड ऑल। याद रखें जब हम एफए शेड्यूल फिल करते हैं तो वहां जो डिटेल है वो सिर्फ 31 दिसंबर तक की ही आपको बतानी है। 31 दिसंबर 2023 तक के जो भी डिटेल है फॉरेन एसेट की वो आपको एफए शेड्यूल में डिस्क्लोज करनी है। हर जगह आप देख सकते हैं 31 दिसंबर, 31 दिसंबर स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है। ये सारे टेबल वाइज ही इंफॉर्मेशन है, कुछ एक्सप्लेनेशन है। जब हम इस शेड्यूल की बात करते हैं तो असेसमेंट ईयर 2024-25 की बात करें तो यहाँ पर कौन सा पीरियड कवर होगा? तो 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का पीरियड कवर होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एसेट और अकाउंट्स। पीक बैलेंस जो है आपको जो रेट ऑफ एक्सचेंज कन्वर्ट करना है वो आपको टेलीग्राफिक ट्रांसफर बैंक रेट करना है जो एसबीआई का है। और इसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया कि कैसे आप कन्वर्जन करेंगे। आप ये मेरे चैनल में प्लेलिस्ट इनकम टैक्स में आपको मिल जाएगा। बकायदा रूल है जिसको फॉलो करके आपको हर एक इनकम में एक्सचेंज अप्लाई करना है। क्लेरिफिकेशन, इफ यू हैव हेल्ड फॉरेन एसेट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर विच हैव बीन ड्यूली रिपोर्टेड इन एफए शेड्यूल, एफए शेड्यूल में तो आपने फॉरेन एसेट डिस्क्लोज कर लिया है और आपके पास शेड्यूल एएल की भी एप्लीकेबिलिटी है। एएल की एप्लीकेबिलिटी कब होती है? एएल इज एसेट्स एंड लायबिलिटी शेड्यूल। ये तब एप्लीकेबल होता है जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख एंड अबव हो। तो फॉरेन एसेट में जो आपने डिस्क्लोज किया है वो आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी में भी इंक्लूड करना है, ये क्लेरिफिकेशन आया है। तो अगर आपने नहीं किया तो आप वो कर सकते हैं। तो दिस इज द डिटेल about how to disclose and why to disclose and what is CRS and FATCA. Hope you got this video and आपको समझ आया है कि कैसे आपको डिस्क्लोज करना है। और आपको ये मेल रिसीव हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो, उससे हेल्प ले सकते हैं। मैंने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में वीडियो बनाया है रिगार्डिंग फॉरेन इनकम कैसे डिस्क्लोज करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। एफए शेड्यूल की बात करें सेपरेट वीडियो है, एफएसआई टीआर शेड्यूल को कैसे फिल करना है एंड कन्वर्जन कैसे करना है फॉरेन इनकम से इंडियन इंडियन अमाउंट पे। तो इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। होप दिस वीडियो हेल्प्स। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।